O hidden light, shining in every creature, O hidden light, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. हम लोगों ने लास्ट टाइम शिव सूत्र के बारे में चर्चा की थी। 2 सेशंस मैं ले चुका हूँ और लास्ट टाइम हम लोग 10वें सूत्र पे थे और ये हम लोगों ने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो एक इम्पॉर्टेंट है शंभवोपाय का, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये 7वां सूत्र था जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो था जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तूर्या भोग संवित संभवा, अर्थात बाय पियर्सिंग थ्रू द लोअर 3 states of consciousness, Jagrat, Swapn and Sushupti becomes possible for consciousness to expand into the 4th state, from which the lower 3 states are derived. इसके बाद नेक्स्ट सूत्र जो था ये था ज्ञानम जागृता. The Jagrat or waking state of consciousness comprises in its widest sense all knowledge when the subjective self is in direct contact with the objective around him on any plane. ये जागृत की बात की जा रही है यहाँ पे, जो अभी हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी कि जागृत अवस्था क्या है, जब ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से हमारा सब्जेक्टिव सेल्फ का कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. नेक्स्ट हम लोगों ने 7 के हैं चारों सूत्र, 7, 8, 9, 10. तो ये था स्वप्नो विकल्पा. The swap or dream state of consciousness comprises in its widest philosophical sense all knowledge present in the mind when the subjective self is engaged in mental activity in isolation from the objective world around him. तो यहाँ पे स्वप्न स्टेज की जो बात की जा रही है, जिसको ड्रीम भी कहा जा रहा है, ये वो अवस्था है जबकि सब्जेक्टिव सेल्फ तो एंगेज्ड है मगर देयर इज नो ऑब्जेक्ट. तो मेंटल एक्टिविटी है और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड उसका खो गया है. यहाँ पे इसको स्वप्नो विकल्पा बोला गया. और 10वां सूत्र है अविवेको माया सुषुप्तम. जैसा कि हम देख रहे हैं, द सुषुप्ति और ड्रीमलेस स्टेट of consciousness comprises in its widest philosophical sense all knowledge within the realm of mind because it is based on lack of awareness of the one reality caused by Maya. लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक किया था क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि माया है और यहाँ अविवेक आ गया. अविवेक को माया सुषुप्तम. तो माया और अविवेक से ओतप्रोत है और इसको सुषुप्ति का नाम कहा गया है. और हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि हम लोग सारी जिंदगी अवेयरनेस को खो के बैठे रहते हैं और अपने हायर सेल्फ को बिल्कुल जान नहीं पाते.
पूरी पूरी लाइफ हम ऐसे ही बिता देते हैं, तो सीरियस स्टूडेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। मगर यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये एक योगी या बहुत हाईली इवॉल्व पर्सन के बारे में है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी कि हम लोग शांभवोपाय की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इवॉल्व डिसाइपल्स के लिए है, मास्टर्स के। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है, ये एक नॉर्मल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, मगर ऐसा नहीं है। और इन्होंने अपने 7वें सूत्र में, शिव सूत्र के, ये इंगित किया था कि एक और इनकी किताब है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस इनटू द साइकोलॉजी ऑफ योगा। उसमें एक चैप्टर पूरा का पूरा आई.के. तैमनी जी ने इसके बारे में ही दिया है कि ये चारों अवस्थाएं क्या हैं, द 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। ये बुक है ग्लिम्पसेस इनटू द साइकोलॉजी ऑफ योगा, ये आई.के. तैमनी जी की बुक है। और उन्होंने इसके अंदर जो कहा है, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें तैमनी जी कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे हमने ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि ये चारों अवस्थाएं चेतनता की हैं, कॉन्शियसनेस की हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि दीज आर 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दे आर नॉट ऑफ द माइंड। माइंड की ये अवस्थाएं नहीं हैं, और ये अवेयरनेस से कंसर्न रखती हैं, अवेयरनेस से संबंधित हैं। कंटेंट और प्रत्यय से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मन जो है वो चेतना का डेराइवेटिव है, चेतना का ही प्रोडक्ट है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने जोर दे के कहा है। अवेयरनेस हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जागरूकता की सामग्री या प्रत्यय से जो मन के काम करने का एक उत्पाद है, ये चेतना की अभिव्यक्ति होने के कारण ये जो चेतना की अवस्था है, ये एकीकृत अवस्था है। और हम जानते हैं माइंड जो है वो एक विभेदित अवस्था है, यानी डिफरेंशिएटेड स्टेट है। कॉन्शियसनेस जो है ये इंटीग्रेटेड अखंड स्टेट है, जबकि ये माइंड जो है डिफरेंशिएटेड स्टेट है, यानी एक विभेदित अवस्था है। और ये चारों अवस्थाएं जिनकी चेतना की बात की जा रही है, ये सारी की सारी अंतर्निहित हैं, इनहेरेंट हैं चेतना के अंदर ही। और प्रत्येक स्तर पर चेतना की क्रिया या अभिव्यक्ति मौजूद है, प्रेजेंट इन द फंक्शनिंग और एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन एवरी प्लेन। ये जो शुद्ध चेतना है, ये एक एकीकृत अवस्था है और ये अविभाज्य है। द ब्रेकिंग, इसके बारे में बात कह रहे हैं कि द ब्रेकिंग या इसकी जो मेंटल स्टेट्स है, डिफरेंशियल स्टेट्स, वो सारे के सारे हमारे इल्यूजन्स की वजह से है। ये हमारे मन के बनाए या व्हीकल्स में वाहनों के द्वारा बनाए गए भ्रम के आलोक में इसको जाना जा सकता है। और वास्तव में ये सभी के सभी दृष्टा में निहित हैं, और पुरुष या दृष्टा को विभिन्न तलों पर काम करने वाले मन में होने वाली हर चीज का पता रहता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसे न पता रहती हो। यही बात जे कृष्णमूर्ति भी कहते हैं। द व्हाइट लाइट ऑफ सन जैसे कि इल्यूमिनेट करती है कलर्स को, सारे कलर्स एक साथ दिखते हैं, तो श्वेत प्रकाश के चारों ओर दृश्य वस्तुओं के रंगों को प्रकाशित और प्रकट करने की गतिशील प्रकृति के कारण एकीकृत अवस्था है चेतना की। यदि यह अपनी संपूर्णता या एकीकृत अवस्था को खो देता है, तो यह हर प्रकार के वस्तु को रोशन करने और अपने विशिष्ट रंगों को
बाहर लाने की क्षमता नहीं होगी सूर्य के अंदर। तो ये आवश्यक चीज़ है कि हम ये जानें कि ये इंटीग्रेटेड स्टेट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जागरूकता, जिसे हम भौतिक तल पर जानते हैं, ये अवस्था एकीकृत है और चेतना की सभी अवस्थाएं इसमें अंतर्निहित है। और आगे ये भी कह रहे हैं कि अगर कभी ये जो स्थिति है चेतना की सूक्ष्म में उतरती है, यानी किसी गहरे तल में जाती है, हायर प्लेन पे, सेटलर प्लेन पे जाती है या रिसीड कर जाती है, तो उसमें भी सारे के सारे सूक्ष्म तल पे भी वही रहते हैं, क्योंकि चेतना, जैसा हमने जाना, इनडिवाइजिबल है। योगियों के अनुभव के अनुसार चेतना को एक तल से दूसरे तल में उत्तरोत्तर या क्रमिक रूप से मुक्त करने के अनुभव के अनुसार चारों अवस्थाओं का प्रत्येक तल पर अनुभव किया जा सकता है। अब हम लोग जागृत अवस्था की बात देखते हैं। जागृत अवस्था वह अवस्था है जिसमें चेतना जिस तल से संबंधित वाहन के माध्यम से वस्तुओं के साथ वास्तविक संपर्क में रहती है। यानी जैसा अभी हमने समझा कि सब्जेक्टिव सेल्फ और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इन दोनों का कांटेक्ट होता है, तो इसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट्स में भी दोज ऑफ फिजिकल प्लेन और कॉन्शियसनेस में embrace in its sweep all the objects on the आत्मिक प्लेन। आत्मिक प्लेन तक के सारे ऑब्जेक्ट्स को ये अपने स्वीप में ले सकती है, विच इज व्हाट omniscience रियली मीन्स। ये सर्वज्ञता का वास्तव में अर्थ यही है। लेकिन अगर वस्तुओं की वास्तविक धारणा, उनकी प्रकृति जो भी हो, उस अवस्था को जागृत की श्रेणी में माना जाना चाहिए, तो हम ये देखें कि ज्ञान प्रत्यक्ष है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि निचले स्तरों पर सही हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई रस्सी को अंधेरे में सांप के रूप में देखता है, तो ज्ञान विपर्य अर्थात गलत है, रॉन्ग नॉलेज की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें शामिल चेतना की स्थिति जागृत में होती है। ये है तो जागृति, मगर हमको विपर्य है, विपर्य की अवस्था है। ये हमारी वृत्ति है, जिसकी वजह से हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं। अब स्वप्न स्टेट की बात कर रहे हैं। Now suppose any man is still in the waking state, closes his eyes and concentrates his mind on a particular image framed in his mind to the exclusion of all sensuous impressions received from outside। अब यहाँ पे बात की जा रही है स्वप्न स्टेट क्या है। तो एक व्यक्ति जागते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एक पर्टिकुलर प्लेन की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और एक इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर अपना माइंड कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सेंसुअस इम्प्रेशंस। अब बाहर से प्राप्त सभी इंद्रिय ग्राह्य संस्कार जो कि मौजूद हैं, एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए संभव नहीं करते, अर्थात उसके लिए संभव नहीं होता कि वो उसको अच्छे से कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि सभी स्थितियों में अवशिष्ट या बचे हुए संस्कार चेतना की परिधि पर टकराते रहते हैं और ध्यान को आंशिक रूप से विभाजित करते रहते हैं। ये कॉमन मैन की बात की जा रही है। अब यहीं पे अगर हम देखें कि एक साइंटिस्ट है जो कि हाईली ट्रेन्ड इंटेलेक्ट है और एक आर्टिस्ट है, या हम कहें एक पोएट है जिसने हाई डिग्री का आइसोलेशन अपने काम में कर लिया है और वो कंसंट्रेट बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, मगर तैमनी जी कह रहे हैं कि वो भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा इस चीज को। सिर्फ एक योगी ही जो कि प्रत्याहार का अभ्यास करने में सक्षम है और मन को बाहरी विषयों से पूरी तरह अलग कर सकता है,
और इसे मन में मौजूद प्रत्यय तक सीमित कर सकता है, ये उसके लिए पूर्ण रूप से संभव है। एक योगी जो कि प्रैक्टिस करता है प्रत्याहार की, वो आइसोलेट कर सकता है अपने को पूरी तरीके से बाहरी विषयों से, और ये कह रहे हैं कि वो लगा सकता है अच्छे से यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन। तो प्रत्याहार की अच्छी है पर उसकी प्रैक्टिस है। अब ये जो मेंटल इमेज है इसको देखिए हम, ये नॉर्मली दो तरीके की हैं। मेंटल इमेजेस या तो हमारे रिप्रोडक्शन थ्रू मेमोरी या प्रोडक्शन थ्रू इमेजिनेशन, ये दोनों वृत्तियां हैं। हम जानते हैं कि स्मृति या कल्पना या फैंसी जिसको हम कहते हैं, ये दोनों के माध्यम से भी हो सकता है। स्मृति और विकल्प इसको कहा गया है। यह चेतना की स्वप्न स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वप्न की स्थिति का प्रतिनिधित्व है। इसलिए चेतना की स्वप्न अवस्था का उन सपनों से कोई आवश्यक संबंध नहीं है जो हम सोते समय अनुभव करते हैं। इस चीज को हम समझे थोड़ा सा कि ये जो स्वप्न की बात यहाँ पे कर रहे हैं तैमनी जी, वो ये कह रहे हैं कि ये वो स्वप्न नहीं है जो हम रात में देखते हैं। ये स्वप्न वैसा नहीं है, क्योंकि जो ड्रीम्स है जो हम रात को देखते हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। जो यहाँ स्वप्न अवस्था की बात की गई है, योगी की स्वप्न अवस्था है, और इस अवस्था के अंदर हम जो रोज सोते हैं ये वो नहीं है। और इसके अंदर हम लोग, जैसा कि ऊपर बात करी, कंसंट्रेशन हो, उसका बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए तभी इसको आगे, और जैसा कि ये हाईली इवॉल्व साधक के लिए है। आगे हम देखें, जबकि हम अभी भी जाग रहे हैं, हमारी चेतना भौतिक स्तर तक ही सीमित है। अगर हम इसको देखें तो परंतु हम जो है यहाँ पे स्वप्न स्थित में हैं, तो इसको कंडीशन को चूंकि उससे मिलती जुलती है इसलिए ये स्वप्न कह दिया गया। मगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये स्थिति जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और ये हमारी वो अवस्था नहीं है स्वप्न की जो हम रोज सोते समय देखते हैं। अब तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं, सुषुप्ति स्टेट। सुषुप्ति स्टेट क्या है? आप सुषुप्ति स्टेट में ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रत्यय नहीं है माइंड में, और दूसरी चीज अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस फुल है। ये अवस्था सुषुप्ति की कहलाती है। यहाँ पे फिर से इन्होंने यही बात कही है कि हमको ये अच्छे से जानना है कि ये सुषुप्ति अवस्था वो नहीं है जो रात में हम ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं, या गहरी नींद जिसको लोग कहते हैं, कि जिस समय कुछ भी नहीं पता होता। मगर ऐसा नहीं है जो रात में सोते समय हम लोग करते हैं। आगे तैमनी जी कह रहे हैं कि रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस में साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज को पाया है कि ये जो ड्रीम का जो सुषुप्ति स्टेट है हमारी, ये ड्रीम्स और ड्रीमलेस स्टेट ये दोनों आते और जाते हैं अल्टरनेटली। मतलब एक बार ड्रीम होती है, फिर ड्रीमलेस स्टेट आती है, फिर ड्रीम्स आती हैं, फिर ड्रीमलेस स्टेट आती है। इसको सुषुप्ति स्टेट कहा गया है। मगर ये सुषुप्ति स्टेट जो बात है, ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया है कि अल्टरनेट होता है, और ये डिपेंड करता है, ये जो अल्टरनेशन है ड्रीम और ड्रीमलेस स्टेट का, ये अल्टरनेट चलता रहता है नॉर्मल इंडिविजुअल में। अब ये उसके क्या हेल्थ है, जो मनुष्य मतलब इससे गुजर रहा है, या उसकी माइंड की क्या दशा है, तो ये ड्रीम और ड्रीमलेस स्टेट उसके हिसाब से उसके अंदर अल्टरनेशन आते हैं। तो ये वो सुषुप्ति स्टेट नहीं है जो कि हम लोग समझते हैं कि ड्रीमलेस स्टेट है, ये सुषुप्ति की अवस्था है। अब
आगे कहा जा रहा है कि ये सुषुप्ति स्टेट फिर है क्या। सुषुप्ति स्टेट, ये कह रहे हैं कि दो कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके अंदर, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। एक तो एब्सेंस ऑफ प्रत्यय, जो अभी हमने देखा कि प्रत्यय छूट गया है, प्रत्यय है नहीं। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस उसके अंदर फुल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे तन्नी जी कह रहे हैं कि हम लोग, जो लोग इसको जानते हैं, तो यौगिक साइकोलॉजी के हिसाब से ये जो कंडीशन है सुषुप्त की अवस्था है, असंप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है वो सुषुप्त की अवस्था से मेल खाती है। और आगे वो कहते हैं इनफैक्ट द स्टेट ऑफ संप्रज्ञात समाधि इज द रियल सुषुप्ति स्टेट। तो कह रहे हैं असंप्रज्ञात समाधि ही सुषुप्त की स्टेट है। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं असंप्रज्ञात समाधि कितने हायर स्टेज है, उसको इन्होंने सुषुप्ति कहा है, क्योंकि उसके दो रीजन वो बता रहे हैं कि इसके अंदर एक तो प्रत्यय कोई नहीं है और कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इसकी फुल है एंड ऑल द टाइम। तो ये जो असंप्रज्ञात समाधि है इसको इन्होंने सुषुप्त स्टेट ही कहा है, क्योंकि जब ये चारों अवस्थाओं जिनकी कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि योगिक साइकोलॉजी के मुताबिक है ये चीज़, ये ऑर्डिनरी साइकोलॉजी नहीं है और ये हायर योगा का सब्जेक्ट है। असंप्रज्ञात समाधि, जैसा कि हम जानते ही हैं, जब संप्रज्ञात समाधि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाती है, यानी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है संप्रज्ञात समाधि की, और प्रत्यय छूट जाता है या प्रत्यय ड्रॉप कर दिया जाता है, तो ये जो कंसंट्रेटेड स्टेट है ब्लैंक माइंड की, वो स्थिति जो है वो संप्रज्ञात समाधि कहलाती है, जिस स्टेट पे प्रत्यय छूट जाता है और कॉन्शियसनेस योगी की इनवर्ड हो जाती है। At each level, it is related to Jagrat Swapna states going before and Turiya state coming after. Direct contact with the objects on a particular plane corresponds to Jagrat और waking state. ये कह रहे हैं कि यहाँ चारों अवस्थाएं कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके पहले जागृत स्वप्न स्टेट आते हैं, ये जो असंप्रज्ञात समाधि सुषुप्ति की बात की जा रही है, उसमें इन्होंने बताया कि संप्रज्ञात समाधि है और इसके बाद प्रत्यय ड्रॉप हो जाता है, वो स्टेट आ जाती है। और जब प्रत्यय ड्रॉप हो जाता है तो इनवर्ड उसकी अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ चेतना पूरी तरह मुड़ जाती है और फिर असंप्रज्ञात समाधि आ जाती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स ऑन ए पर्टिकुलर प्लेन corresponds to direct contact with the objects on a particular plane corresponds to जागृत और waking state। ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ऑब्जेक्ट का किसी भी प्लेन के ऊपर corresponds to जागृत और waking स्टेट है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है वो हम जानते ही हैं, किसी भी स्टेट पे withdrawal of the mind within on the same plane corresponds to स्वप्न और ड्रीम स्टेट। The empty condition of the mind after dropping the pratyay in asampragyat samadhi corresponds to sushupti state। तो अब ये empty condition of the mind, जब प्रत्यय को उसने गिरा दिया, प्रत्यय को छोड़ दिया, तो ये असंप्रज्ञात समाधि की स्टेट से मेल खाता है। सुषुप्ति स्टेट बिल्कुल वही है, ये कह रहे हैं। द पैसेज ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द लय सेंटर कॉमन डोर leading to all the planes
of the nature and a blurred reflection of partial awareness of reality hidden within this center corresponds to the Turiya state. तो ये हम चीज को अच्छे से यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक तल पर पहले जागृत और स्वप्न अवस्थाएं आती हैं और बाद में तूर्य अवस्था आती है। ये जो असंप्रज्ञात समाधि की बात की जा रही है, पहले संप्रज्ञात समाधि और फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि और फिर तूर्य। किसी भी तल पर वस्तुओं के साथ सीधा संपर्क जागृत या जागने की स्थिति से मेल खाता है। एक ही तल पर मन का समाप्त हो जाना स्वप्न या स्वप्नावस्था है, जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है ड्रॉपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये संप्रज्ञात समाधि की जो बात की जा रही है, और इसके बाद जब ये इनवर्ड कॉन्शियसनेस अपने इनर साइड पे मुड़ गई तो ये कहलाती है असंप्रज्ञात समाधि। एम्प्टी कंडीशन ऑफ द माइंड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रत्यय इन असंप्रज्ञात समाधि, ये सुषुप्ति स्टेट है। इस केंद्र के भीतर छिपी वास्तविकता के धुंधले प्रतिबिंब या आंशिक जागरूकता के साथ लय केंद्र सामान्य द्वार, लय केंद्र यहाँ पे जो आ रहा है, ये लय केंद्र जैसा हम जानते हैं कि ये एक डोर है, कॉमन डोर। दिस इज लीडिंग all the planes of the nature। तो ये सारे प्लेन्स के साथ जुड़ा है। जैसा हम जानते हैं कि लोअर मेंटल प्लेन पे मिनिमम समाधि होती है, इससे नीचे नहीं होती। तो लोअर मेंटल प्लेन, फिर इसके बाद हायर मेंटल प्लेन, फिर इसके बाद बुद्धिक प्लेन, फिर ऐसे ही आत्मिक। तो आगे जाके ये एक एक तल पे जो है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि का होना और प्रत्यय का छोड़ना, नेक्स्ट लेवल पे जाना, ये सारा का सारा चारों अवस्थाओं की बात की जा रही है जो प्रकृति के सभी तलों को जोड़ता है। ये वो पॉइंट है जिसको तूर्या से इन्होंने कहा है कि ये तूर्या है। यही तूर्या अवस्था की यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम लोग देखें तूर्या अवस्था क्या है। तूर्या अवस्था के गहरे महत्व को समझने के लिए, जिसे अंग्रेजी में पारलौकिक या ट्रांसेंडेंटल अवस्था भी कहते हैं, हमें समाधि के अभ्यास में चेतना को एक तल से दूसरे तल में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया का अधिकाधिक बारीकी से विश्लेषण करना होगा। इसको अच्छे से समझना होगा कि समाधि के अभ्यास में चेतना कैसे एक तल से दूसरे तल में जाती है। हम लोगों ने जब साइंस ऑफ योगा या योग सूत्र जब समझे थे तो इसको बहुत अच्छे से राजीव गुप्ता जी ने समझाया था। तो अगर हम लोग के पास मन में कहीं पे वो चीज़ होगी तो हम लोग देख सकते हैं, और उसी को यहाँ पे संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि और एक एक तल की समाधि से आगे बढ़ते हुए जाने की बात की जा रही है। ये जो तूर्य अवस्था में अभी हम बात कर रहे हैं सुषुप्ति के बाद, तो ये उसी की बात की जा रही है। जब तक कि मन को पूरी तरह से बदल नहीं दिया जाता, प्रत्यय को हटाकर उसे अंदर की तरफ मोड़ना हमारा कार्य है, जिससे कि इन कॉन्शियसनेस इनवर्ड हो जाए। यह जागृति में स्वप्न अवस्था में चेतना के परिवर्तन के अनुरूप है। किसी विशेष वस्तु पर संयम करने से संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने के बाद अगले चरण में मन की इस अंतर्मुखी स्थिति में प्रत्यय को छोड़ना होता है, और इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करना है, जो कि चेतना की सुषुप्ति की अवस्था है। यहाँ मन भीतर की ओर मुड़ा हुआ है, इनवर्ट ओरिएंटेड है कॉन्शियसनेस मन जो है, और इसके पास कोई प्रत्यय नहीं है। चेतना किसी भी वस्तु या प्रत्यय से वंचित है। जब चेतना किसी भी वस्तु या कोई भी प्रत्यय नहीं है तो वह ध्यान केंद्रित कर सकती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है तो यह गंभीर और स्थिर स्थिति में दो तलों के बीच मंडराती रहती है। तो ये तूर्या की स्थिति है। संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास में
प्राप्त मन की नियंत्रित और एकाग्र स्थिति उसे प्रत्यय को छोड़कर उस स्तर पर वापस जाने से रोकती है जिसे उसने छोड़ा था, क्योंकि जिस लेवल का, जिस प्लेन का प्रत्यय था उसको तो उसने छोड़ दिया है, अब प्रत्यय उसके पास नहीं है, अब वो इन्वर्ट था जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, तो अब उसको उसने छोड़ दिया है। अब ये देखिए, हम संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बीच में यहाँ पे जो हम देखें पी, ये प्रत्यय है किसी भी लेवल के ऊपर संप्रज्ञात समाधि का, और ये ओ जो है ये सेंटर है। तो पहली स्टेज में संप्रज्ञात समाधि में ये आउटवर्ड है जो कि हम जागृत जिसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद बीच की अवस्था है जो कि स्वप्नावस्था है, जहाँ पे उसने प्रत्यय छोड़ दिया, अब वो इनवर्ड हो गया। देखिए हम लोग असंप्रज्ञात समाधि का जो फर्स्ट है जिसमें इनवर्ड हो गई है, सेंटर की तरफ केंद्रित हो गई है, तो यहाँ पे केंद्रित हो गई है कॉन्शियसनेस। अब जो इसके बाद जो पॉइंट दिखाया गया है ये लय सेंटर या लय केंद्र है जहाँ पे सारे तल मिलते हैं, तो अल्टीमेटली उस तल पे उसको जाना है। और प्रत्यय तो उसने यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ दिया था, तो अब नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट प्लेन का जब तक उसको प्रत्यय नहीं मिलेगा तब तक वो हवर करती रहेगी वहीं पे। तो अब जब उसको नेक्स्ट उसका मिल जाएगा तो फिर से वहाँ पे जाके वो आउटवर्ड, जैसे कि हम लास्ट में देख रहे हैं, संप्रज्ञात समाधि उस लेवल की फिर से होगी, और फिर से संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात समाधि हायर लेवल, हायर प्लेन की होगी। तो ऐसे एक एक प्लेन के ऊपर ये होती रहेगी, ऐसा करके आगे एक एक तल पे बढ़ती रहेगी, एक एक लोअर मेंटल से लेकर और हाईएस्ट तक, आत्मिक तल तक, जब तक धर्म मेघा समाधि नहीं आ जाती। किसी विशेष वस्तु पर संयम करने से संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने के बाद अगले चरण में मन की इस अंतर्मुखी स्थिति में प्रत्यय को छोड़ना है। इसमें असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास शामिल है जो चेतना की सुषुप्ति अवस्था जैसा है। यहाँ मन भीतर की ओर मुड़ा है, बिना किसी प्रत्यय के है, चेतना किसी भी वस्तु या प्रत्यय से वंचित है और वह ध्यान केंद्रित कर सकती है, जो अभी लय केंद्र की बात कर रहे थे। यह गंभीर या स्थिर अस्थिर स्थिति में दो तलों प्लेन्स के बीच मंडराती है। संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास में प्राप्त मन की नियंत्रित और एकाग्र स्थिति उसे प्रत्यय को छोड़कर उस स्तर पर वापस जाने से रोकती है, मतलब बैक नहीं जा सकती वो, उसने छोड़ा था। तो एकमात्र विकल्प, एकमात्र रास्ता जो खुला है उसे आगे ही बढ़ना पड़ता है और लय केंद्र या बिंदु से गुजरना है जो सामान्य दरवाजा है, डोर है, और प्रकृति के सभी तलों प्लेन से मिलता है, सारे प्लेन्स उसी से होके जाते हैं। यदि असंप्रज्ञात समाधि का सफलता पूर्वक अभ्यास, योगी की चेतना को देर सवेर इस केंद्र से गुजरना ही होगा और उसे अगले उच्चतर तल पर, प्लेन्स पर उभरना होगा। तो ये आई के तैमनी जी ने इसके बारे में कहा था। अब हम लोग थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, ये है योगा ऑफ सुप्रीम आइडेंटिटी। एक्चुअली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेरे को सूत्र लग रहा है, 7, 8, 9, 10। तो इसके बारे में जयदेव सिंह जी के कुछ विचार वो भी मैं साथ में रख रहा हूँ। यहाँ पे जयदेव सिंह जी ये कह रहे हैं, उन्होंने भी बुक लिखी है, उसका नाम है योगा ऑफ सुप्रीम आइडेंटिटी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एवर प्रेजेंटिंग विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हमारे अंदर सबके है, और वो जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है यानी जो साक्षी चेतना है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। वो तीनों अवस्थाओं को, वेकिंग, ड्रीमिंग और प्रोफाउंड स्लीप, उसके अंदर ही है। और जो नोअर है वो साक्षी भाव है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं जो चौथी स्टेट है यानी जो तूर्या वो रियल सेल्फ है और ये हमेशा प्रेजेंट रहती है। ये इमॉर्टल आत्मन है, मतलब ये डेथलेस है, सीजलेस है। ये कॉन्शियसनेस विटनेस करती है, फील करती है, और सारे ही चेंजलेस मतलब इसके अंदर विटनेस करते हैं, और ये साक्षी भाव है। अगला पॉइंट वो कह रहे हैं कि वेकिंग, ड्रीमिंग एंड प्रोफाउंड स्लीप आर इंटरप्टेड। ये बराबर चेंज होती रहती हैं जो अवस्थाएं।
इंटरप्ट होती रहती हैं, हम बीच बीच में जागते हैं, सोते हैं, प्रोफाउंड स्लीप में जाते हैं या जो भी है, और वेकिंग स्टेट है, ड्रीम है, और इसी तरीके से आती रहती है। और हमारी कोई अवेयरनेस, इसके माध्यम कोई नहीं है कि हमको अवेयरनेस से पता चले कि कब जागृत थे हम, अब सब स्वप्न में कब गए, तो ये हमें नहीं पता होता। तो ये अवेयरनेस हमें नहीं होती। मगर इसकी बात कह रहे हैं कि जो हमारी क्या नाम है फिजिकल या जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं, उसमें बॉडी, प्राण, सेंसेस और मनस एक्टिव होते हैं। ड्रीम स्टेट में आंखें, कान, टच, ये सब के सब काम करना बंद कर देते हैं और सारे सेंसेस बंद हो जाते हैं, और सिर्फ एक इमेजिनेशन माइंड के द्वारा ड्रीम में चलता है और सब कुछ हम मेंटली करते हैं। ओनली प्राण एंड मनस आर एक्टिव। इस स्टेज में मनस और प्राण एक्टिव होते हैं। प्रोफाउंड स्लीप में मनस भी रुक जाता है और उसका भी कार्य समाप्त हो जाता है, सिर्फ प्राण चलते रहते हैं। तो ये एक सेपरेट स्टेट है। तो शैविज्म में ये कहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि इन सब अवस्थाओं में एक रहती है, क्योंकि कौन है जो सारी स्थितियों को जान रहा है। तो शैव फिलॉसफी कहती है कि वो तूर्या है जो कि इन तीनों स्टेट्स में इन्वॉल्व नहीं है, बट विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, और ये चारों मतलब तीनों अवस्थाएं उसी के अंदर हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि तूर्य कॉन्शियसनेस हमेशा बैकग्राउंड में रहती है। हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, जो कुछ भी जाते हैं, आते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, बट हम इसके बारे में अवेयर नहीं रहते। ये नॉर्मल कॉन्शियसनेस जो तूर्या है, हम इसको नहीं जानते। अब ये कह रहे हैं कि सिद्धावस्था है। अकॉर्डिंग टू ये शैविज्म, ये इटर्नली प्रेजेंट है और ये साध्य नहीं है। ये कह रहे हैं सिद्ध अवस्था ये है हम सबके अंदर। तो अब प्रश्न ये उठता है कि योगिक डिसिप्लिन, ये सारी टेक्निक, ये सब क्यों की जाती है, क्योंकि ये इटर्नल है, ये कह रहे हैं। तो ये कैसी बात है? तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, देन व्हाई ऑल दिस पॉथर अबाउट गेनिंग द तूर्या कॉन्शियस, सारा शोरगुल या ये सारी बातें, ये सब क्यों कंफ्यूजन है तूर्या स्टेट को पाने के लिए, जबकि ये कह रहे हैं कि किसी अभ्यास से इसको पाया ही नहीं जा सकता और ये सिद्ध है। तो यहाँ पे योगिक डिसिप्लिन का क्या रोल है? क्योंकि हम शिव सूत्र के अंदर देखते हैं 3 तरह के उपाय बताए गए हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर दे रहे हैं जयदेव सिंह जी। वो ये कह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड में सारा चल रहा है, ये सब जो है ये नॉर्मल अवेयरनेस है हमारी तूर्या, और ये जो उपाय हैं या जो कुछ भी हम करते हैं, ये सारे के सारे हमको प्रिपेयर करते हैं रिसेप्शन के लिए। कोई एफर्ट नहीं करना। जैसा कि हम देखें, जय कृष्णमूर्ति बार बार इसी को कहते हैं। वो कहते हैं मेक नो एफर्ट्स। तो ये शायद इसी की बात यहाँ पे की जा रही है, और बहुत क्लैरिटी से ये कह रहे हैं कि जैसे हम देखें कि अगर हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, खिड़कियां बंद कर रखी हैं, बाहर से सनलाइट हमारे पास कैसे आएगी? तो इसी तरह हमने बहुत सारे संस्कार अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं, और जिनके साथ हम नॉर्मल कॉन्शियसनेस नहीं जी पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस है और सिद्ध है, और हम सब लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, मगर हम लोग इसको जी नहीं पाते। क्यों नहीं जी पाते? इसी के लिए ये बात ये कह रहे हैं कि हमको इसको अंडू करना है, या अपनी खिड़कियों को खोलना है, या हमको रिसेप्शन के लिए तैयारी करनी है। ट्रांसमीटर तो है, बाहर सारी मतलब वेव्स चल रही हैं, मगर हमारे पास उसको रिसेप्शन का कोई माध्यम नहीं है, तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। ये बात ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो हमको ये कह रहे हैं द शंभवोपाया इज फॉर वेरी एडवांस सोल्स हुज माइंड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट्स रिसेप्शन। तो यहाँ पे ये उसी को कह रहे हैं कि ये एडवांस सोल्स के लिए है, जो कि रिसेप्शन जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। इन देम देयर इज उद्यम। अब यहाँ पे उद्यम की भी बात कर रहे हैं, जो छठा सूत्र था उद्यमो भैरवा। और ऐसे ही जय कृष्णमूर्ति की जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं एफर्ट्स नहीं करना, तो ये उद्यम के माने एफर्ट्स नहीं है। तो ये जो तूर्या है जिसकी बात की जा रही है, ये
हमको अपनी हैबिचुअल कॉन्शियसनेस की डिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी राइचियस लिविंग के लिए। ये कह रहे हैं व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड बाय राइचियस लिविंग, हम अच्छे से धर्म पूर्वक या अच्छे से रहेंगे और डिकंडीशनिंग करेंगे जो हमारी हैबिचुअल कॉन्शियसनेस है, तो तूरिया विल इमर्ज फ्रॉम इट्स क्रिप्टिक सेल। क्रिप्टिक सेल मीन मिस्टीरियस तरीके से ये हमारे अंदर से जागृत हो जाएगी, और वो हमारे अंदर छिपी हुई है। वो कह रहे हैं हम हमेशा उसके अंदर ही हैं, तूर्या की अवस्था है। कठोपनिषद में भी यही बात कही गई है कि हम नए अवेयरनेस अपने अंदर बर्थ ले सकती है और हम इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। कठोपनिषद में, अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट ले रहा हूँ, तूर्या कॉन्शियसनेस इन शैव फिलोसफी इज नॉट मेयर प्रकाश, ये साक्षी चैतन्य है, जैसा हम अभी बात कर रहे थे। अभी ये एक और हम देख रहे हैं स्लाइड, इसमें अवेयरनेस की अवस्थाओं की बात की जा रही है। तो ये है जागृत की बात कर रहे हैं। अभिनव गुप्ता एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं तंत्र के, और जैसा शैविस में हम जानते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि अभिनव गुप्ता कह रहे हैं कि हम सब लोग अनअवेकेंड लाइफ जीते हैं। हम जीवन तो जीते हैं, मगर ऐसा है कि हम सोते हुए जीवन यात्रा को एक स्वप्न की भांति जीते चले जाते हैं पूरे जीवन, और हमें कुछ अता पता ही नहीं होता। We call this waking state to differentiate it from our sleep and dream. From the spiritual perspective, it is most unawake of all the state. अभिनव गुप्ता जी यहाँ पे बात कह रहे हैं कि भगवत गीता का सूत्र कोट कर रहे हैं, व्हाट इज डे टू मोस्ट पीपल इज नाइट टू द पर्सन ऑफ विजडम एंड वाइस वर्सा। वो कह रहे हैं कि कैसे दिन और कैसे रात है, इन्होंने कोट किया है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुते। यानी जो विजडम ज्ञानी पुरुष हैं, वो लोग के लिए रात भी दिन है, मतलब वो कृत्य ही करते रहते हैं अपने को अच्छा बनाने के लिए, या मेहनत करते रहते हैं, यानी इस अज्ञान को हटाने के लिए पूरी तरीके से कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि वेकिंग स्टेट में ये कह रहे हैं 4 स्टेट्स होती हैं, और ऐसे ही आगे ड्रीमिंग में भी होती हैं, हमारी तूर्या में भी होती हैं, अलग अलग स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जागने में ही हम बिल्कुल भी सोए हुए से हैं। तो अगर हम इसका अभ्यास करें तो हम आगे काफ़ी अपने को धीरे धीरे जो हमको अंडू करना है, या जो हम अभी बात कर रहे हैं कि कैसे इसको पाया जाए सूर्य स्टेट को, इसके बारे में है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी इंटरपेनिट्रेट करती हैं चारों अवस्थाएं एक दूसरे में, इवन जागृत स्वप्न सुषुप्ति और जागृत की भी सारी अवस्थाएं। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जागते हुए स्वप्न देखते हैं। हम सब लोग, बहुत सारे लोग जागते हुए में भी जागते हुए नहीं है, जो अभी हमने बात करी पहली। सेकंड स्टेज है कि हम ड्रीम कर रहे होते हैं जागते हुए में भी। कैसे? जैसे कि हम लोग, आँख तो खुली है मगर हम लोग कुछ सोचे जा रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, रेवरीज, फैंटेसीज, और फिजिकल रूप सराउंडिंग्स में तो हम हैं, मगर हम पूरी तरह अनअवेयर हैं। अब नेक्स्ट स्टेज की वे बात कर रहे हैं कि डीप स्लीप इन वेकिंग। अगर एक ये स्टेज हो जाए तो इस अवस्था में हम लोग डीप स्लीप में होते हैं, जागृत में गहरी नींद। तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है, कई बार हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये ब्लैंकनेस, तो अंतरिक्ष में हम एकटक देखते रहते हैं, ये चेतना के एकत्व की स्थिति है। मगर इसको अगर हम अच्छे से जानें और इसको समझ सकें, अलग कर सकें, तो हम इसको जान सकते हैं। इसी तरह ये कह रहे हैं कि जागते हुए में भी हम लोग जो फोर्थ स्टेज है यानी तूर्या है, उसको पा सकते हैं। तो वो कैसे पा सकते हैं? विचार मुक्त अवस्था होती है, पूरी तरीके से हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से कटे हुए हैं, और हम उसको मेडिटेशन, स्पॉन्टेनियस थॉट फ्री स्टेट एकदम जो कभी कभी हमको मिल जाती है इवन जागृति में, ये कह रहे हैं कि वो तूर्या की अवस्था है। जैसा कि अभी हम लोग एक एक अवस्था में चारों की बातें कर रहे हैं, तो ये वो अवस्था है। और देखें, हम लोग जैसे विपश्यना सीखते हैं तो उसके अंदर भी ये सब है कि चलते हुए मेडिटेशन, खाते हुए, आगे बढ़ते हुए, सब कुछ करते हुए भी हम लोग
इसको सब कुछ कर सकते हैं, यानी मेडिटेशन में रह सकते हैं। तो ये वो फोर्थ अवस्था है। अब हम स्वप्न में भी स्वप्न योग की इन्होंने बात करी है, मगर अभी हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जागृत में ही जागृत नहीं है। जब तो स्वप्न में तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अभी इसके बारे में हम थोड़े से ओशो के विचार भी चाहेंगे कि हम लोग डिस्कस कर लें। ओशो कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं। इनको पृथक रूप से जानने से तुर्यावस्था का भी ज्ञान हो जाता है, जो परम ज्ञान की स्थिति है। तुर्यावस्था का अर्थ है किसी प्रकार का अंधकार भीतर न रह जाए, सभी ज्योतिर्मय हो जाए, जरा सा कोना भी अंतस का अंधकार पूर्ण न रहे, कुछ भी न बचे भीतर जिसके प्रति हम जागरूक न हो। बाहर भीतर सब जगह प्रकाश फैल जाए। जब जो अवस्था होती है, अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उससे पूर्ण रूप से तादाद में कर लेते हैं, ओशो कह रहे हैं, और हम उसे पृथक रूप से नहीं जान पाते। हमारे भीतर चेतना का जो तत्व है, जो यात्रा करता है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति यात्रा के पड़ाव से गुजरता है, वो जैसे ही इस बात को हम समझ जाएंगे कि हम पृथक हैं, वैसे ही चौथी अर्थात तुर्या का जन्म शुरू हो जाएगा। महावीर ने इसे भेद विज्ञान कहा है। वे कहते हैं कि सारा विज्ञान अध्यात्म के भेद को साफ साफ कर लेने में है। हमारी मनोदशा ऐसी है कि जो भी हमारे सामने होता है हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। इस पे थोड़ा हम ध्यान दें। कोई हमें गाली दे, कोई, तो हमें एकदम क्रोध उठता है। एकदम कुछ हमारे साथ हो, हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। दुख आता है, चिंता आती है, सुख आता है, और हम धीरे धीरे हमको पूरी तरह घेर लेते हैं। हम उससे अपने को अलग नहीं कर पाते, ये जान नहीं पाते कि हमारे अंदर अब क्या घटित हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत कठिन है पृथक करना, अपने को अलग करना, क्योंकि बहुत बारीक फासला है। सीमा रेखा साफ नहीं है, क्योंकि तुमने अनंत जन्मों में तादाद में करना सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा। तुमने हमेशा हर परिस्थिति के साथ अपने को जोड़ना सीखा है। तुम तोड़ने की बात भूल गए हो। इसका नाम बेहोशी है। बेहोशी का अर्थ है जो भी चित्त में दशा आ जाए उसके साथ एक हो जाना। जो भी घटता है तुम उससे फासला नहीं कर पाते हो। ये बात कह रहे हैं कि हम लोग दूर हटने का सोचें, एक एक कदम। ये कह रहे हैं बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि हजारों जन्मों में हमने इसको बनाया है, मिटाना आसान नहीं होगा। पर इसका टूटना, इसका समाप्त होना हो जाता है। और क्योंकि कह रहे हैं कि वही असलियत है। जब हम लोग इसमें जाते हैं तो हम इसको समझ पाते हैं कि असलियत है। हमने जो भी बना लिया है वह असत्य है, इसलिए इसे माया कहा गया है। ये तादाद में कैसे टूटे, तो पहले तो जागरण से शुरू करना है, क्योंकि ये कह रहे हैं वहाँ थोड़ी सी किरण जागरण की है। कुछ भी कार्य करते समय जानो कि शरीर चल रहा है, शरीर खा रहा है, जब तक होश रहे संभालो। ये कह रहे हैं कोशिश करो। और हम लोग अगर एट द फीट ऑफ द मास्टर में भी देखें तो बार बार यही बात की जा रही है कि हम लोग इसको समझें कि बॉडी अलग है, हम अलग हैं। तो ये जैसे जैसे हम होश संभालते जाएंगे हम अपने को अलग करते जाएंगे। ये आवश्यक चीज़ है। इसको हमको एट द फीट ऑफ द मास्टर की प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम इसको अलग कर सकें। अभी एक हमने चार्ट रखा है, ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर है, और इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या अवेयरनेस की स्थिति है। तो जागृत जो वेकिंग स्टेट है, इसमें फिजिकल बॉडी, लिंक शरीर और प्राण। लिंक शरीर यानी एथरिक डबल। अवेयरनेस, अवेयर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इसमें हम बाहर के यानी जो हम सब्जेक्टिव सेल्फ और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात कर रहे थे। स्वप्न में ड्रीमिंग स्टेट, काम और मनस प्रिंसिपल एक्टिव हैं और इंटरनल ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। सुषुप्ति को बुद्धि मनस की तरह बताया गया है, अवेयर ऑफ नो ऑब्जेक्ट्स। और तुरिया बियॉन्ड,
जिसको कहा गया ये आत्मा है, और इसमें अवेयरनेस बियॉन्ड द थ्री, ट्रांसेंडेंट एंड इंटीग्रेट, ये स्टेज है इसकी। अब हम लोग 11वें सूत्र में आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है क्योंकि 7, 8, 9, 10 की कॉरोलरी है, उसी के साथ का सूत्र है। ये कह रहे हैं तीनों का जो भोक्ता है, जो एक्सपीरियंसर है इन तीनों अवस्थाओं का, जिसकी हमने बात करी कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जो 3 अवस्थाएं थी जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, तो इन तीनों का भोक्ता जो है वो वीरेश है। उसको यहाँ वीरेश के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे तैमनी जी ने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। वो कह रहे हैं कि हम ये समझें वीरेश क्या है और ये सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस है उसमें क्या डिफरेंस है। तो वो यहाँ पे उसको डिफरेंस समझाया है इस सूत्र के अंदर। तो अभी हम लोग देखते हैं त्रितय ट्रिपल, द स्टेट इन विच द थ्री प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेट्स हैव बिकम फ्यूज्ड और इंटीग्रेटेड। ये 3 अवस्थाएं हैं जो कि पहले बात की गई। ट्रायड है, ग्रुप ऑफ 3। भोक्ता, एक्सपीरियंसर, ये एक्सपीरियंसर है। कौन भोक्ता है, कौन उसके थ्रू गुजरता है, कौन उसका सब्जेक्ट है। वन हु इज एबल टू फंक्शन इन ट्रिपल स्टेट। वीरेश इज द लॉर्ड ऑफ ऑल पावर्स। तो ये कह रहे हैं वीरेश है, ये लॉर्ड है ऑल पावर्स, ये सारी पावर्स का ये वीरेश, इसलिए इसको वीर धन ईश वीरेश कह दिया। इज ओमनीपोटेंट विद इन द लिमिटेड स्फीयर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ देखें, ये वर्ड कनोट करता है लिमिटेड स्फीयर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये लिमिटेड स्फीयर की बात यहाँ पे की जा रही है। ही इन हुज कॉन्शियसनेस all these 3 states have become fused into one integrated state can wield all powers within that limited realm of manifestation। तो ये उसको वीरेश नाम दे दिया है। जो लिमिटेड रेल्म ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात की जा रही है उसमें इंटीग्रेटेड स्टेट है और वो सारी शक्तियों को यूज करता है तीनों स्टेट्स की। तो यहाँ पे हम ये देखें, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए ये कह रहे हैं हमको 2 चीज़ों को समझ लेना है जो कि पहले ऑलरेडी बात की जा चुकी है शिव सूत्र के अंदर, कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो कि बेसिस ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो जो अनमैनिफेस्ट है उसके अंदर ही मैनिफेस्टेड यूनिवर्स बनता बिगड़ता है और सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। ये डिवाइन आइडिएशन है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का, इस बात को हम समझ लें। ये डिवाइन आइडिएशन है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 डॉक्ट्रिन ये कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कब तक नहीं बनती, जब तक वो रियलाइज नहीं कर लेती प्योर स्पिरिट और उसका जो सेंटर है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक नहीं हो जाता और वो अलग अलग बॉडीज को अपने जान सकता है। यानी इंडिविजुअल स्पिरिट तो उसमें रहेगी मगर वो उसको जान सके कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज हो गया या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो गई, जिसको कहा गया समुद्र समाना बूंद में, मतलब वो उस बूंद के अंदर समुद्र आ गया। यानी वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो शिवा कॉन्शियसनेस जिसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये एफोरिज्म यहाँ पे इसको ही डील करता है कि इंडिविजुअलाइज सेंटर जो है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं ईगो जो है, वेस्टिज ऑफ ईगोइज्म, ये सबसे लास्ट में जाता है। तो आत्मा परमात्मा जब एक हो जाते हैं उसके पहले की ये अवस्था है जो वीरेश की यहाँ पे बात की जा रही है। अभी उसके अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं लिमिटेड ओमनिशियंस और ओमनीपोटेंस है। ये इंडिविजुअल जो है प्योरली स्पिरिचुअल बीइंग है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति पे इसने पूरी तरह तीनों अवस्थाओं को जीत लिया है। तो ये लिमिटेड वे में अभी ओमनिशियंस और ओमनीपोटेंस है, बट इट लीड्स टू अनलिमिटेड ओमनिशियंस एंड ओमनीपोटेंस। तो इन्होंने आगे 2 सूत्र इसके अंदर कोट किए हैं, इनको हम बाद में वो करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो विद्या समुत्थाने स्वाभाविक खेचरी शिवावस्था और शिव तुल्यो जायते। तो इसमें दोनों में शिव की अवस्था को बात की गई है, वो सुप्रीम स्टेट ऑफ रियलिटी
जो बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन है, और ये शिव तुल्यो जायते अर्थात वो शिव की तरह हो जाता है, ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना हम लोगों को अलग अलग जानने की बात ये कह रहे हैं कि हम जाने की एक शिवावस्था है और एक ये वीरेश की अवस्था है। बस यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको जानना है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइम और लेंगे। हमने अपनी क्षमता के मुताबिक कोशिश करी है थोड़ा सा इसको क्लियर करने की। थैंक यू। किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ करें। हेलो माथुर हाँ साहब, बहुत हाँ हाँ। बढ़िया से आपने शिव सूत्र जैसा गहन विषय बहुत ही सरल शब्दों में, और जो कहना चाहते हैं शिव सूत्र के आचार्य कि मनुष्य की जो अवस्था है उसको और अंदर जाते जाते अपने को ही टटोल कर सत्य के दर्शन करना है। बहुत अच्छा रहा आपका आज का। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर जी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सुषमा जी। बहुत अच्छी व्याख्या की, कंपैरेटिव स्टडी और क्रिप्टोग्राफिक उसके माध्यम से तो सहज और सरल हो गया समझना, और इसमें जोड़ने को कुछ नहीं बचता। ये तो गहन अध्ययन का विषय है, पॉन्डर ओवर करने का विषय है, और आपने बहुत जल्द किया है लगता है इस विषय को। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। खाली मैं अपना आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। जोड़ने को में जब तक उस विषय के भीतर गहरे नहीं जाए तब तक इस विषय में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रस्तुति के लिए। थैंक यू। अगर किसी को ऐड नहीं करना तो अब हम लोग प्रेयर करके क्लोज करेंगे। समय हो रहा है अभी। उस मोमेंट्स हैं, अगर किसी के माइंड में कुछ ऐड करने का है या किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज़ कहें, नहीं तो इसको प्रेयर करते हैं। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।